उसके बाद उठ के करा जाए, कोई बात नहीं। हाँ चुप हो जा, दूल्हा दुल्हन जुटा हाँ। गंदा एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हैकेल, इसी एक लाइन है ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब होता है रिसेंट, यानी आज के मॉडर्न कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, ओंटोजेनी। और एवोल्यूशनरी कैरेक्टर को हम बोलते हैं फाइलोजेनी। जो कैरेक्टर पहले कभी रहे होंगे आप हमारी एवोल्यूशन में, तो उसको बुलाया गया एवोल्यूशनरी यानी फाइलोजेनी। अब अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हैकेल ऐसा माना जाता है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं फिश ही थे, है ना, फिश जैसे थे। तो इसका मानना ये, अगर मान लीजिए रेप्टाइल का एम्ब्रियो है, तो रेप्टाइल का मान लीजिए जाइगोट बना, तो रेप्टाइल के जाइगोट से जो एम्ब्रियो की स्टेज 1 बनेगी, इसमें हमारे एंसेस्टर में जो सबसे पहला एंसेस्टर रहा होगा, पहले उसके कैरेक्टर आएंगे हमारे एम्ब्रियो के अंदर। जैसे अगर मानता हूँ कि फिश हमारे एंसेस्टर है, तो रेप्टाइल के जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा, तो उस एम्ब्रियो पहले फिश वाले फीचर आएंगे, गिल्स वगैरह सब बनेंगे। फिर उसके बाद जो ऑर्डर में रहा होगा, मान लीजिए एम्फीबियन, तब उस एम्ब्रियो में फिश वाले कैरेक्टर जाएंगे, किसके आएंगे, फिर एम्फीबियंस के आएंगे। और फिर कौन, रेप्टाइल, तो रेप्टाइल क्योंकि मॉडर्न का है, तो फिर किसके आएंगे कैरेक्टर, लास्ट में रेप्टाइल का। और यही एम्ब्रियो कैरेक्टर अब आगे कंटिन्यू रहेगा, और क्या बनेगा, रेप्टाइल। सोचो अगर बर्ड्स का एम्ब्रियो, तो ऐसा मानते हैं कि बर्ड्स के एम्ब्रियो पहले आएंगे फिश वाले कैरेक्टर, फिर आएंगे एम्फीबियन वाले, फिर आएंगे रेप्टाइल वाले, फिर आएंगे हमारे बर्ड्स वाले आएंगे। अगर मैमल का है, तो पहले हमारे अंदर कैरेक्टर आएंगे फिश वाले, हमारे एम्ब्रियो के अंदर आएंगे, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड, फिर मैमल। हम ऐसा मानते थे। अब इसमें देखो लाइन है ओंटोजेनी। जब मैंने बोला जैसे यहाँ तक क्या चल रही है, फाइलोजेनी, एवोल्यूशन, और ये वाला जो है ये बर्ड का रिसेंट कैरेक्टर है ना, जो आज है इसके पास, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। हमेशा ओंटोजेनी रिपीट होगी फाइलोजेनी के बाद, यानी पहले क्या होगा, फाइलोजेनी, फिर क्या होगा, ओंटोजेनी। सोचो हम लेट्स सपोज हम एक्स वाई किसी एंसेस्टर बने होते हैं, कोई भी एंसेस्टर है, इसके हिसाब से ये मानना है जब हमारे एम्ब्रियो बनेगा, पहले हमारे कैरेक्टर नहीं आएंगे इसके अंदर, जो हमारे मॉडर्न वाले हैं, पहले जो हमारे एवोल्यूशन में रहे होंगे पहले वो इसमें कैरेक्टर आएंगे। फिर जब वो कैरेक्टर जाएंगे, तब हमारे नए वाले कैरेक्टर जो हैं वो आएंगे। तभी क्या आएगी, पहले फाइलोजेनी, फिर क्या आएगी, ओंटोजेनी। फिर जब अगले जनरेशन फिर से आएगी फाइलोजेनी, फिर क्या आएगी, ओंटोजेनी। इस बात से खफा था कौन, वॉन बेयर। कह रहा जी नहीं, मैं नहीं ऐसा मानता। कह रहा ऐसा नहीं हो सकता, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो की स्टेज की शो करेगा भाई। हमारे एम्ब्रियो में फिश के एम्ब्रियो के फीचर क्यों आएंगे, वो नहीं मान रहा था इस चीज़ का। वॉन बेयर ये कह रहा था कि आप ये कह सकते हो कि क्योंकि हम सबके एंसेस्टर सेम है, पांचों के एंसेस्टर, तो इसीलिए चाहे आप फिश की बात करो, चाहे आप बात करो एम्फीबियन की, चाहे बात करो बर्ड्स की, चाहे रेप्टाइल की, चाहे मैमल की, हम सबके एम्ब्रियो का जो इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल शुरुआती स्टेज नंबर 1 जाइगोट के बाद जो बनता है, वो कैसा बनता है, डिट्टो कार्बन कॉपी। एंड जस्ट इमेजिन, फिश के एम्ब्रियो का इनिशियल स्टेज बर्ड के इनिशियल स्टेज से मैच कर रहा है। यानी अगर इन पांचों को मिक्स कर दे तो आप बता नहीं सकते कौन किसका एम्ब्रियो है। ये इतने आइडेंटिकल दिखते हैं। और क्यों दिख रहे हैं आइडेंटिकल, क्योंकि हम सबके एंसेस्टर कॉमन है, इसीलिए दिख रहे हैं। फिर कहा आगे चल के फिश में फिश वाले करेक्टर आते हैं, एम्फीबियन में एम्फीबियन वाले, बर्ड से बर्ड से, तो कहा ये होता है। आप ये कह लो कि हमारे एम्ब्रियो के इनिशियल स्टेज में सिमिलरिटी एक जैसी होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद इन सब में डिफरेंस आने लग जाते हैं। लेकिन ये कहना कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में दूसरे ऑर्गेनिज्म के फीचर दिखाएगा, ये गलत है। तो अगर आएगा कि अर्नेस्ट हैकेल की थ्योरी को किसने गलत साबित किया, कौन बोलेंगे, वॉन बेयर ने बोला था भाई ये गलत है। वॉन बेयर कहता था कि हम सबके एम्ब्रियो के इनिशियल स्टेज सेम होते हैं, हम ये मान सकते हैं, लेकिन हम किसी और के एम्ब्रियो के स्टेज को, हम किसी और कैरेक्टर शो नहीं करते अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर। यहाँ पे हमारे एविडेंसेस तो होते कंप्लीट। आप कुछ छोटी मोटी बातें वो पढ़ लेते, और वो है डार्विन की थ्योरी के मेन की पॉइंट। कहते हैं डार्विन की थ्योरी को अगर 2 वर्ड में निपटाना हो, वो जो बहुत पूरी लंबी थ्योरी थी ना, कॉम्पिटिशन वगैरह, तो इसके 2 सबसे मेन चीज़ थी। सबसे पहला था इसके लिए नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा आता है ब्रांचिंग डिसेंट। अब देखो क्या फ़र्क है, ये तो आप पढ़ चुके। डार्विन के अकॉर्डिंग देखो मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, जबकि ये तो वर्ड में था भी नहीं, कहीं था, एग्जाम से पढ़ने का, कहाँ था। डार्विन का मानना ये था नेचर बदलेगा,
नेचर बोलेगा वेरिएशन लेकर आओ, और सब लोग लेकर क्या लेकर आएंगे, वेरिएशन। नेचर यूजफुल को सेलेक्ट कर लेगा, पहला ये रहा। फिर नेचर ने कहा जो भी वो सेलेक्ट, जिसमें भी वो करेक्टर आएगा, वो करेक्टर अपने तक नहीं रखेगा, वो बच्चों में ट्रांसफर करेगा अपने उस करेक्टर को। हाँ, और फिर वो बच्चे उसको आगे, यानी यही सेम। अब सोचो, एक स्पीशीज में चेंज आया, ए चेंज उसने पास किया अगले जनरेशन को, ए चेंज मिल गया, नेचर बदला। अब उसके मान लें 1000 बच्चे थे, हजारों कैसे सारे बेस्ट थे, नेचर बदलती, रिक्वायरमेंट चेंज, 1000 में से सबको करेक्टर पेरेंट वाले मिले, हजारों में से कुछ ने और डेवलप कर लिए बढ़िया करेक्टर, एक था एक और आ गया, दोगे। अब ये 2 पास होंगे अगली जनरेशन में, फिर वो अब अगले में आएगा एक और 3, ऐसे करते करते जब एक टाइम पर बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तब जाके क्या बन जाएगी, एक नई स्पीशीज़ बन जाएगी। और ब्रांचिंग डिसेंट ये तो होता है, सोचो पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये पापा मम्मी है, इनके बच्चे होंगे ये रे, फिर इनके बच्चे होंगे। आप जैसे जैसे ट्री में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ब्रांचिंग हो रही कि नहीं हो रही। आप सोचो ना, आप अगर आज से 100 साल पहले आपकी फैमिली में जो भी आपके ट्री में कोई 1% रहा होता, उसने शादी ना करी होती, तो उसकी वजह से आज जितने लोग आपकी फैमिली में सारे नहीं होते। देखो वो 1% था, क्या उससे सिर्फ एक ही इंसान है, नहीं, उससे बहुत सारे हैं। ये ब्रांचिंग बड़ी है ना लगातार, तो आने वाले बच्चों को क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट से आप ब्रांचिंग डिसेंट देख रहे हो उसके ऊपर क्या बोलोगे, ब्रांचिंग एसेंट बोलते हैं। यानी पूर्वजों को ब्रांचिंग एसेंट बोलेंगे और नीचे वाले को ब्रांचिंग डिसेंट। तो इसने ये कहा था ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन जो भी चेंजेस किसी स्पीशीज में आते हैं, वो चेंजेस उसके ब्रांचिंग डिसेंट में चले जाते हैं, और वही चीज पास ऑन हो गए क्या करते हैं, एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन करती है। तो डार्विन ने हमें इस चीज का जवाब दे दिया था कि स्पीशीज कैसे बनती है। लेकिन डार्विन ने ये बोला था जो वेरिएशन स्पीशीज में आती है, इसने बोला था हमेशा वेरिएशन कैसी आती है, स्लो आती है। ये डार्विन की लाइन थी। डार्विन ने कहा था भाई चेंजेस हमेशा होते हैं डायरेक्शनल, मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए चेंज। अगर मान लीजिए कि ह्यूमन की हमारा ब्रेन साइज बढ़ रहा है तो बढ़ता ही गया है, ऐसा नहीं कोई बड़ा घटा, ऐसा नहीं हुआ, लगातार बढ़ता। अगर हमारा बैक सीधा तो हमारा बैक सीधा होता ही गई, दैट इज कॉल्ड क्या, डायरेक्शनल। और जो हमारा वेरिएशन है ये कॉन्टिन्यूअस होता है। डार्विन के हिसाब से ये मानना था ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरी बॉडी में चेंज आया तो अगले जनरेशन में उनमें भी चेंज आएगा, वो भी वेरिएशन शो करेंगे। और अगर देखो ये डार्विन के हिसाब से एक नई स्पीशीज बनने का लॉजिक है वेरिएशन, और वेरिएशन ऐसी होती है। जबकि ह्यूगो डी वेरिस के हिसाब से नई स्पीशीज किससे बनती है, म्यूटेशन से बनती है। लेकिन उसकी लाइन तो बिल्कुल अलग चीज से। ये क्वेश्चन आया है कि डार्विन के द्वारा बताई गई वेरिएशन और ह्यूगो डी वेरिस द्वारा बताई गई वेरिएशन में, सॉरी मतलब वेरिएशन म्यूटेशन में, दोनों में क्या फर्क है। दोनों ये कह रहे हैं कि स्पीशीज ऐसे बनती है, स्पीशीज ऐसे बनती है, तो दोनों का कंपैरिजन दीजिए। और भाई ये कंपैरिजन कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक लास्ट चीज़ करते हैं, चैप्टर को विराम देते हैं फिर आज। लास्ट चीज़ में हम बात ये करते हैं क्या, उल्टी, हाँ बिल्कुल उल्टा। लास्ट में क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हमने ये पढ़ा कि धरती पे लाइफ, यूनिवर्स कैसे बना, नंबर 1 क्वेश्चन। अर्थ कैसे बनी, वो थ्योरी पढ़ी। अर्थ पे लाइफ कैसे बनी, ये भी थ्योरी पढ़ी। लेकिन हमने ये थ्योरी नहीं पढ़ी कि सर लाइफ तो एक ही बनी थी, प्रोकैरियोटिक सेल, उस एक सेल से आज 15 लाख वैरायटी बन कैसी गई, ये क्वेश्चन तो रह गया। यानी एक सेल से आज 1.5 मिलियन की बायोडाइवर्सिटी कैसे बनी, ये भी तो अपने में डाउट है ना। इसी डाउट का जवाब देने के लिए अलग अलग थ्योरी आई थी, जिसमें से एक थ्योरी थी लेमार्किज्म थ्योरी। क्या थी, लेमार्किज्म थ्योरी। और एक थ्योरी हमारी जो हमने पढ़ी अभी कौन सी, डार्विन थ्योरी। तो जो हमने थ्योरी पढ़ी डार्विन की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी ये बताती है कि एक स्पीशीज, एक सेल से या एक स्पीशीज से इतने सारे स्पीशीज कैसे बन गए। और ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता है डार्विन थ्योरी पढ़ लिया, आपको पता है कि पढ़ी किसी लिए, वो ये बता रहा है एक स्पीशीज से इतनी स्पीशीज कैसे बनी। पहले एक कैट थी, उस कैट से कितनी स्पीशीज बन गई, एक डॉग था, डॉग से ऐसे कितनी बन गई, तो वो लॉजिक इसने दिया। बट डार्विन से पहले हमें एक थ्योरी और पढ़नी है, लेमार्किज्म थ्योरी। लेमार्क साइंटिस्ट का नाम है जिसने थ्योरी को दिया। लेमार्क के हिसाब से 4 पॉइंट है, सुन लो। एक है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एक नीड, और एक आ गया
इंटरनल वाइटल फोर्स। ठीक, लेमार्क के हिसाब से ये था कि एक स्पीशीज कैसे नई नई स्पीशीज में तब्दील होती है। इसने एग्जांपल है जिराफ का। कहा जिराफ ना पहले घोड़े जैसे ही था, गर्दन छोटी, उसकी गर्दन एक बहुत नॉर्मल थी। हाँ, पहले ऐसा मानते हैं। कहते हैं जिराफ ने ये देखा कि सब लोग जो है ना वो ग्रास पे कंज्यूम कर रहे हैं, और जब सारे हर्बीवोर ही निकल गए, सारे ग्रास पे कंज्यूम कर रहे हैं, एक टाइम बाद तो सारी ग्रास खत्म हो जाएगी। तो वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक निकला। कौन? जिराफ। उसको चिंता सताई कि फ्यूचर में क्या होगा अगर मेरे पास खाना खत्म हो गया। तो उसने देखा कि ट्री पे कोई नहीं खा रहा, ट्री के फूड सारे सेफ हैं। तब उसको नीड पड़ी, किसकी नीड? हाँ, बड़ी गर्दन की, कि यार अगर गर्दन बड़ी होती हम आराम से पेट तक पहुंचते, खाना खा लेते हैं। अब नीड होने से भी कुछ नहीं होता। डार्विन ने कहा, सॉरी लेमार्क ने कहा कि बॉडी में चेंज लाने के लिए आपकी बॉडी में एक आत्म इच्छा होनी, एक आत्म शक्ति होनी चाहिए, इंटरनल वाइटल फोर्स के अंदर से आना चाहिए कि हमें सच में नीड की रिक्वायरमेंट है, हमें सच में नीड है, सॉरी। और कहते हैं कि उसके बाद उसने अपनी नेक को यूज़ करना, नेक को काफ़ी स्ट्रेच करना शुरू किया। और अकॉर्डिंग टू लेमार्क, जिस ऑर्गन का आप ज़्यादा यूज़ करोगे वो ग्रो करेगा, और जिसका यूज़ कम करो वो डी ग्रो करेगा। तो यूज़ मतलब जिस ऑर्गन का आप यूज़ करो वो ग्रो करेगा, और जिसका करो वो डी ग्रो करेगा। क्योंकि उसने हम नेक का इस्तेमाल ज़्यादा किया तो उसकी नेक स्ट्रेच होती चली गई, और स्ट्रेच होते होते उसकी गर्दन लंबी हुई। सुनो, इसमें एक सबसे, चलो यहाँ तक भी ठीक है कि जिस ऑर्गन का करोगे वो ग्रो करेगा। आप देख लो, आप जब मसल से करते हो ट्रेनिंग, आप जिस मसल को ट्रेन करोगे वो ग्रो करती नहीं करती, और जिसको नहीं करोगे वो ग्रो नहीं करती। बात सिंपल, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे खराब पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट जो है लिखा नहीं मैंने, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क का ये कहना था जो कैरेक्टर्स हम पैदा होने के बाद नेचर से लेते हैं, हम वो बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं। अभी सर ये कैसे? आप मुझे बताइए, हमारी जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो हमारी बॉडी के जो सेल्स गैमिट्स बनाते हैं वो जर्म सेल्स हैं। उन जर्म सेल्स का ही डीएनए जाएगा गैमिट्स के अंदर, जर्म सेल्स की इन्फॉर्मेशन आएगी गैमिट्स के अंदर, और गैमिट्स से बच्चे में कैरेक्टर जाएंगे। इमेजिन करो मेरे यहाँ पे हल्का सा कट लग गया, कट किस में लगा है? सोमैटिक सेल में। किस में लगा है? तो जर्म सेल को कहाँ अफेक्ट हुआ? यानी यहां पर कट लगने के बाद जर्म सेल के इन्फॉर्मेशन कोई चेंज आएगा ही नहीं। यानी हम सब जानते हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर, पैदा होने के बाद जो कैरेक्टर आपकी बॉडी में आया है वो बच्चों में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, जिराफ पैदा हुआ जिसकी गर्दन थी, मान लेते हैं लगभग 30 सेंटीमीटर। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने गर्दन खींच के 30 से 35 सेंटीमीटर कर ली, 5 सेंटीमीटर बढ़ा ली, है ना। अब वो 5 सेंटीमीटर से गर्दन में बढ़ा ना लेंथ, गर्दन में सेल कौन से होंगे? सोमैटिक सेल्स। अब मुझे भाई गर्दन से तो गैमेट्स बनेंगे नहीं उसके। अब मुझे बताइए, ये कह रहा है कि जो कैरेक्टर्स ने एक्वायर किया है, अगली जनरेशन में बच्चा 5 सेंटीमीटर बड़ी गर्दन लेके पैदा होगा, और फिर जब वो बच्चा ही पूरी जिंदगी खींचेगा गर्दन तो 5 उसकी बढ़ेगी, कितना होगा? 10। यानी अगले को मिलेगी 10 मिलेगी। अब इस बात से सख्त खिलाफ था एक साइंटिस्ट, बताओ भाई कौन? ऑगस्ट विसमैन। महीना नहीं है, नाम बंदेगा ऑगस्ट विसमैन। इस बंदे ने पूरी जिंदगी लगाई थी एक चीज पे स्टडी करने की, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। सुनो, जर्म प्लाज्म क्या होता है? एक जर्म सेल के अंदर जितना भी पूरा डीएनए, पूरे जीन है, उनको क्या बोलते हैं टोटली? हम एक जर्म सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स होते हैं उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? जी हम जर्म प्लाज्म है। इसके हिसाब से ये मानना था एक ऑर्गेनिज्म अपना जर्म प्लाज्म ही आगे कंटिन्यू करता है। जर्म सेल के अंदर जितना भी डीएनए है ना, इसके हिसाब से वही डीएनए आगे कंटिन्यू होगा, वही बच्चों में जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर हमेशा आगे जाते हैं। अब आप सोचो एक्वायर्ड कैरेक्टर किसमें आएंगे? सोमैटिक सेल में। वो कह रहा है सोमैटिक सेल के कैरेक्टर जाएंगे, ये कह रहा है जर्म सेल। दोनों अपोजिट लाइन बोल रहे हैं, पूरी अपोजिट। इसने कहा एक काम करता है भाई, तेरी बात मानते तो सही कह रहा है, ठीक है। तो इसने कहा तेरे हिसाब से तो अगर हम एक माइस लें, माइस की टेल कट कर दें, ठीक है, टेल कट कर दें। अब टेल कट होगी तो चेंज किस में आया? सोमैटिक सेल में। ये भी एक्वायर्ड ट्रेट है। कहा अगर अगली जनरेशन में चूहे की पूंछ नहीं हुई बाय बर्थ तो मैं मान जाऊंगा तेरी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई जो हम चेंज कर रहे हैं बॉडी में पैदा होने के बाद वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। पूंछ कट करी, अगली जनरेशन जो माइस था वो बिल्कुल नॉर्मल था, टेल थी उसके पास। इसने फिर कट करी, फिर से वही, और लगातार फॉर सेल्फ जनरेशन सेम काम किया। इसने बोला तो ये तो छोड़ कि टेल नहीं आ रही, टेल 1 सेंटीमीटर घटी भी नहीं। तो अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर पास होते हैं तो यहाँ पे जो माइस था उसकी टेल जब कट गई तो अगले भी तो ऐसे ही आए ना,
अगले की नॉर्मल टेल के साथ है, क्योंकि हमने चेंज किया है सोमेटिक सेल में, और इन्फॉर्मेशन गैमेट पे कौन भेजता है? जर्म सेल। उस वन में चेंज तो कभी किया ही नहीं। कहा अगर ये होता तो सोचो क्या मजा होता। आर्नोल्ड ने बनाई पूरी ज़िंदगी लग के बॉडी बनाई, बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल 6 पैक ऐप के साथ। भाई बॉडी बनाना तो एक्वायर्ड कैरेक्टर में आता है ना, पैदा होने के बाद हमने ये चीज़ें बिल्ड करी है। सोचो एक इंसान गया और गलती से उसके पैर में चोट लगी, उसका एक पैर कट गया, बच्चा पैदा हुआ लंगड़ा। भाई पैर में चेंज कैसा है? सोमेटिक है ना चेंज। अगर सोमेटिक कैरेक्टर पास होते, सोचो कोई गया और उसके सर पे चोट लग गई, उसके टाका लग गया था यहाँ पे, बच्चा भी सेम एक क्वालिटी से पैदा हो रहा है, बच्चा नहीं है ना वो बिल्लू कालिया पैदा हो गया, तो क्या ऐसा होता है? नहीं ना। सोचो एक क्या कह रहा है, क्या कह रहे? नहीं नहीं मैं बोल दूँ तो बोल तो सही, क्या बोला इसने? मुस्लिम करता है तू दंगे करवाएगा। भाई एक्वायर्ड कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। सोचो कितने गजब बात होती है एक्वायर्ड। सोचो किसी के पेरेंट ने पूरी जिंदगी पढ़ाई करी और वो होगा सुपर इंटेलिजेंट बन गया, बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल सेम इंटेलिजेंसी के साथ, बस 2 जनरेशन पढ़ाई करनी पड़ती, तीसरी खुद होती पैदा होती है जिससे बताओ कौन सी कहाँ जाके मतलब कौन सा क्या काम करना है, सीधा इतना ही हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे केस में, फिर तो 2 ने पढ़ाई की, फिर बाकी साहब बैठ के खा रहे आराम से। और जो थोड़े जाहिल हैं, 2 उनके बच्चे उनके फिर बच्चे जाहिल होते। हाँ ये बात भी है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अगर मान के चलो सोमेटिक अगर ट्रांसफ़र होने लग जाए, तुम जा रहे गलती से और तुम्हारे मान लेते हैं कि किसी के आँख हल्की सी फूट गई या काना हो गया, ठीक है, तो बच्चा भी कैसा पैदा हो रहा है? ऐसे पैदा हो रहा है। हाँ भाई कौवा। तो भाई नहीं होता ऐसा, बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होता। बंद कर दे।